रचना आर्या, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रोहिणी में शारीरिक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ, जो दिल्ली संभाग में है। आप सभी को नमस्ते करती हूँ। हमारे 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एक डिजिटल योग समारोह के प्रयास के तहत मेरा ये एक छोटा सा योगदान, आशा करती हूँ आप सभी इससे लाभान्वित हों। योग क्या है, इसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। भारत की जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो दिनचर्या थी, आज विश्व स्तर पर इसको एक पहचान मिली है। थोड़ा सा अगर इतिहास की तरफ जाएं तो योग का सबसे पहले वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जो कि भारतीय ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ है। उसके बाद जैसे जैसे अगर योग के हम इतिहास को बांटते हैं तो 5 अंगों में इसका विभाजन किया गया है। प्री क्लासिकल योगा, वैदिक योगा सबसे पहला था। वैदिक योगा जब हमारे वेदों की रचना हुई, प्री क्लासिकल योगा जब महाभारत, रामायण, भगवद गीता इन ग्रंथों की रचना हुई। फिर क्लासिकल योगा जब महर्षि पतंजलि ने, जिसको आज सारा विश्व जानता है बाबा रामदेव के अथक प्रयासों की वजह से, महर्षि पतंजलि ने उस वक्त योग दर्शन की रचना की, योग सूत्र की रचना की। पोस्ट क्लासिकल योगा में महर्षि पतंजलि के बाद जितना भी योग का वर्णन मिलता है, हठ योग आदि शंकराचार्य ने जो किया है, क्रिया योग, तंत्र योग, वो सब उस समय में हुआ। और फिर आता है आधुनिक योग। जब आधुनिक योग की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जब अपना भाषण दिया था 1893 में, तब से लेके अब तक जितने भी हमारे योग गुरु हैं जो योग को बढ़ावा दे रहे हैं। ये था एक छोटा सा योग का इतिहास, इसकी पृष्ठभूमि। लेकिन अब भारतीय संस्कृति की बात करें तो जब अंग्रेजों ने हम पर शासन किया तो हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे ग्रंथों को कुचल दिया था। हमें हीन भावना से देखा जाता था, असभ्य भारतीयों को बोला जाता था। फिर इसमें बदलाव कब हुआ? 1920 में जब खोज हुई थी और जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पूरे विश्व को चकित कर दिया था जब हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो खोज में मिले थे और पता चला था कि भारतीय संस्कृति ही विश्व की सबसे पुरानी सभ्य संस्कृति है। तभी से हमारे संस्कृति को विश्व पर एक नई पहचान मिलनी शुरू हो गई। ये थी एक योग के बारे में थोड़ा सा जो हम सभी को पता होना चाहिए। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि आसन वो ही योग या प्राणायाम वो ही योग है। मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम योग को ऐसे गोल चक्कर में लगाएं, 100% उसको नाम दें, तो आसन उसका सिर्फ 5% है, प्राणायाम उसका 5% है, बाकी शुद्धि क्रियाएं 5% ले लो। तो शारीरिक विकास या स्वास्थ्य की वृद्धि से तो योग का जो महत्व है, जो हम योग को समझते हैं, वो 10 से 15% आता है। बाकी जो योग का महत्व है वो आध्यात्मिक है, जो कि एक बहुत उच्च स्तर का है। योग अपने आप में बहुत विस्तृत रूप है। इसको समझने के लिए हमें इसके अंदर छलांग लगानी पड़ेगी, उस योग नामी कुएं में उतरना पड़ेगा, तो ही हम इसके विस्तृत रूप को जान सकते हैं। पर हम लोगों के लिए, क्योंकि हम मानव हैं और अपनी दिनचर्या में योग को हमने सम्मिलित किया हुआ है, तो उसी को लेकर एक छोटा सा रूप, जो हमारी यौगिक क्रियाएं हैं, जो हमें स्वास्थ्य लाभ दे सकती हैं, हमें मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक, ये सब जो हमें लाभ दे सकती हैं, उन कुछ क्रियाओं का वर्णन हम अभी करेंगे और उन क्रियाओं का अभ्यास भी करेंगे। हम सभी मिलकर इससे लाभान्वित होंगे। अब जब योग दिवस की शुरुआत हुई तो इसका श्रेय जो सबसे ज़्यादा जाता है वो जाता है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके ही अथक प्रयासों से 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा था कि योग इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विच ओरिजिनेटेड इन इंडिया। और उसके पश्चात 2015 से लगातार 21 जून को, जो कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसमें भारत की भूमिका बहुत अहम होती है। पूरे विश्व ने इस योग दिवस को एक साथ मनाने का संकल्प लिया है और मनाते भी हैं। उसी की श्रेणी में जो इस वर्ष हम मना रहे हैं 21 जून 2020 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब बाहर जो वातावरण है, आज थोड़ा डर का वातावरण हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। हम लोग प्रैक्टिकली एक दूसरे के सामने आकर एक साथ मिलकर योग अभ्यास नहीं कर सकते, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहल की डिजिटल योग समारोह की, जिसमें सभी अध्यापक, बच्चों, शिक्षिकाओं से छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है।
अब हम देखते हैं, थोड़ा सा फिलॉसफी की बात करते हैं। जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, जो हमारा पाश्चात्य संस्कृति है, वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, माइंड पर। वो बोलते हैं माइंड। लेकिन अगर भारतीय दर्शन कहें तो वो 3 चीज़ें बोलता है। पहला है दिमाग, जो क्या करता है, दिमाग का काम निर्णय लेता है। दूसरा है मन, मन हमारा सोचने का काम करता है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, मैं ये काम कर लेता हूँ। दिमाग क्या करेगा, वो निर्णय लेगा कि ये काम करना चाहिए। एक होता है हमारा चित्त, जो इन दोनों में तालमेल बिठाता है। तो योग की परिभाषा देते हुए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की भी अपनी अलग अलग वृत्तियां हैं, वो एक अलग मैटर है। अब हम अभी फोकस करते हैं जो हमारी दैनिक दिनचर्या से संबंधित योग है। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि योग क्या है, योगा कर्मशु कौशलम। अपने कर्म को कुशलता से करना ही योग है। कर्म में लिप्त होकर कर्म को ना करना, उसके फल की इच्छा ना करना ही योग है। अब कर्म को कुशलता से कैसे किया जाएगा, इसका अर्थ ये नहीं कि परफेक्शन होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि अपने कर्म को आप कर्तव्य समझकर पूर्ण निष्ठा से कीजिए, बाकी फल छोड़ दीजिए, फल उसके अकॉर्डिंग उसको आपको मिल जाएगा। अब कर्म कैसे करेंगे, विद्यार्थी का कर्म क्या है, विद्यार्थी का कर्म बताया गया है सेवा भाव और मेहनत, पढ़ाई करना, स्वाध्याय करना, सेवा करना। शिक्षक का कर्म क्या है, अपने अध्यापन कार्य को पूर्ण करना, विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास करना, विद्यार्थियों को जो उनके गुण हैं उनको विकसित करने में मदद करना। किसान का योग कर्म क्या है कि वो ऐसी कृषि करे जिससे कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कम हो और ईमानदारी से अपनी फसल को बाजार में बेचे। तो हर व्यक्ति योगी है, वो अपने अपने क्षेत्र में जब अपने कर्म को कर्तव्य समझकर पूर्ण करते हैं तो वो योगी कहलाता है। हम अब जिन योगिक क्रियाओं का आज अभ्यास करेंगे उसमें हम कुछ प्राणायाम और कुछ आसन और कुछ क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि ये योग का सिर्फ 5 या 10% है। तो जिन क्रियाओं का हम यहाँ पे आज अभ्यास करेंगे उसमें हम सबसे पहले करते हैं प्राणायाम का। प्राणायाम क्या है, विवेकानंद जी ने बोला है, स्वामी विवेकानंद जी ने, कि शरीर स्थित जीवन शक्ति को वश में करना। और शरीर में स्थित जीवन शक्ति क्या है, वो है प्राण, उसको वश में करना ही प्राणायाम है। प्राणायाम का जो एक मूल बात है उसको आप समझिए कि प्राण और अपान, श्वास प्रश्वास। प्राण किसको बोल रहे हैं, जो हम इनहेल करते हैं, और प्रश्वास जो हम एक्सहेल करते हैं, अपान भी उसी को बोलते हैं। तो प्राणायाम हमारे सांस की गति को बांधना ही प्राणायाम है। अब आप समझिए कि हमारे जो नासिका है, जो नाक है, इसमें 2 शिखर हैं, दायां और बायां। दायां जो स्वर है, इसको हम जो स्वर बोलते हैं, ये हमारा गर्म स्वर होता है, इसी को हम सूर्य स्वर बोलते हैं, क्योंकि सूर्य गर्म है तो ये भी गर्म है। बायां जो स्वर है ये हमारा ठंडा स्वर होता है और इसी को हम चंद्र स्वर बोलते हैं। अब प्राणायाम में इन दोनों स्वरों को मिलाकर एक कर देना, हमारी पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी, इनके बीच में एक नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, उसको जागृत करना ही प्राणायाम का उद्देश्य है। अब हम जो अभ्यास करेंगे प्राणायाम का जो वर्णन किया है हठ योग प्रदीपिका में 8 प्राणायामों का वर्णन है, जो कि आप सभी जानते हो, शीतली, शीतकारी, उज्जयी, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, प्लावनी, मूर्छा। उन प्राणायाम को करने का समय भी अलग अलग है। कुछ प्राणायाम ग्रीष्म ऋतु में किए जाते हैं, कुछ शीत ऋतु में किए जाते हैं। कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जैसे भस्ती का प्राणायाम, उसको उच्च रक्तचाप के व्यक्ति नहीं कर सकते। कुछ प्राणायाम ऐसे हैं शीतली, शीतकारी, जिनको नाक से संबंधित रोग होते हैं, कफ होता है, कोल्ड होता है, वो इस प्राणायाम को नहीं करते। लेकिन जिन प्राणायामों का वर्णन मैं अब करने जा रही हूँ, इन प्राणायामों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इन प्राणायामों को जो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बताए हैं 4 प्राणायाम, और उन्हीं का वर्णन स्वामी दयानंद ने अपनी सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में किया है। वो 4 प्राणायाम हैं, बाह्यवृत्ति प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और वृक्षाक्षेपी प्राणायाम। इन 4 प्राणायामों को कोई भी व्यक्ति किसी भी ऋतु में अभ्यास कर सकता है, बहुत सरल है, और हम सभी उनका अभ्यास करेंगे एक एक करके। तो देखिए कि जो पहला प्राणायाम है बाह्यवृत्ति प्राणायाम, इस प्राणायाम में क्या करना है कि आप जब श्वास लोगे, दोनों नासिका छिद्रों से हमें श्वास लेना है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठिए। बाह्यवृत्ति प्राणायाम, बाह्य मीन्स बाहर, बाहर की तरफ हमें श्वास को छोड़ना है। जितना भी आपका श्वास है, एक ही बारी में पूरा सांस आप बाहर निकाल दोगे और उसके बाद बंध लगाओगे। बंध का प्राणायाम में बहुत महत्वपूर्ण
स्थान है। कैसे है कि एक साइंस के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं, विज्ञान के तौर पर, कि हर जो कीटाणु हैं, हर विषाणु हैं जो हमें दिखते नहीं, हमारे लंग्स में हैं, हमारी बॉडी की मसल्स में हैं, उनकी एक क्षमता होती है, वो एक ऑक्सीजन के लेवल पर एक स्तर पर जीवित रहते हैं। अब आप उदाहरण लीजिए कि जो ऑक्सीजन है सांस लेने की, जैसे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, खरगोश है, उसका सांस जो रुकता है 2 या 3 सेकंड रुकता है, उसके बाद अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिली 5-6 सेकंड के बाद वो प्राण त्याग देगा। वैसे ही जो मनुष्य है वो 1 मिनट तक सांस रोक लेता है, कुछ योग अभ्यास से ज़्यादा भी रोक सकते हैं, तो एक श्वास लेने की क्षमता होती है। ऐसे ही कीटाणु जीवाणु जब हमारे शरीर में होते हैं और हम कुंभक लगाते हैं, उसको रोक लेते हैं सांस को और 1 मिनट तक रोकते हैं, तो जिन कीटाणुओं की क्षमता 45 सेकंड तक, 40 सेकंड तक, 30 सेकंड तक ऑक्सीजन में जीवित रहने की होती है, वो अपने आप ही शरीर में मर जाते हैं। इसलिए कुंभक का प्राणायाम में बहुत अहम योगदान है। प्राणायाम के 3 चरण हैं। पूरक मीन्स सांस को अंदर लेना, रेचक सांस को बाहर छोड़ना, और कुंभक सांस को रोकना, चाहे वो बाहर रोकना चाहे अंदर रोकना, बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक। तो जो हम ये पहला प्राणायाम करते हैं बाह्यवृत्ति प्राणायाम, इसमें हम सांस को बाहर निकालेंगे और बाहर ही रोक के कुंभक लगाएंगे। इसके साथ हम बंद भी लगा सकते हैं। बंद जो 3 बंद है प्राणायाम करने से पहले, उनको भी आपको एक बार बताना पड़ेगा। पहला है मूल बंद, जो आपका गुदा प्रदेश है उसको ऊपर की तरफ संकुचित करना। दूसरा है आपका उड्डान बंद, जो आपका नाभि प्रदेश है, ये कटी प्रदेश, इसमें जब आप उड्डान बंद कब लगेगा, जब आपका सांस बाहर होगा, प्राणवायु आपकी बाहर होगी। तो इसमें जो पेट की आपकी मांसपेशियां हैं, इनको अंदर की तरफ, पीछे कमर की तरफ, मेरुदंड की तरफ खींचना। तीसरा बंद है आपका जालंधर बंद, यहाँ गले में जब लगेगा। तो जालंधर बंद कब लगता है ज़्यादातर, जब आपका श्वास अंदर हो, बाहर हो तब भी लगा सकते हैं हम, लेकिन ज़्यादातर ये बंद तब लगता है जब आपने श्वास अंदर लिया हो। तो आपकी जो ये ठोड़ी है, इसको आप यहाँ फंसा देंगे, जिससे श्वास का आवागमन रुक जाए। बाह्यवृत्ति प्राणायाम में आप श्वास को पूरे वेग से बाहर छोड़ देंगे और उसके बाद मूल बंद और जालंधर बंद लगाकर श्वास को यथासंभव रोकेंगे, जितना आपकी कैपेसिटी है। और अगर सांस ऐसे नहीं रुक रहा है तो प्रारंभ में आप हाथ से भी नाक को बंद करके सांस को रोक सकते हैं। हम इसका एक अभ्यास करेंगे, लेकिन इस अभ्यास को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आप प्रारंभ में 4 से 5 चक्र तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, कोई बीमारी इसके लिए ऐसी नहीं है कि ये व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है तो इस प्राणायाम को नहीं कर सकता। देखिए, सांस को पूरा अंदर भर के उसको वेग से बाहर निकालना है। जब श्वास बाहर ना रुके तो बहुत आराम से पहले आप यहाँ जो उड्डान बंद है इसको छोड़ेंगे, मूल बंद को छोड़ेंगे और उसके बाद सांस को अंदर लेंगे। ऐसे हम इसके 4-5 चक्र करेंगे। ये था पहला प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है आपका आभ्यंतर प्राणायाम, अंदर की तरफ इसमें श्वास को रोकना है। इसका विपरीत, बाह्यवृत्ति प्राणायाम का विपरीत प्राणायाम, लेकिन इसमें हमारा क्या है कि जालंधर बंद लगेगा, उड्डान बंद नहीं लगेगा। जो मेन हमारा ध्यान होगा वो नाभि पर होगा, नाभि में जो हमारा मणिपुर चक्र है उस पर ध्यान होगा। आभ्यंतर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। श्वास को पूरा अंदर लेंगे हम। अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को अंदर रोकने के पश्चात जब आपका सांस अंदर ना रुके तो यहाँ से जो आपका बंद लगा हुआ है जालंधर बंद, इसको छोड़िए और उसके बाद दोनों नासिका छिद्रों से सम मात्रा में श्वास को बाहर निकाल दीजिए। तीसरा अभ्यास है स्तंभ वृत्ति। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति आपकी जो क्षमता है, याद करने की क्षमता है, उसको बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। प्राणायाम करते कैसे हैं कि जैसे तवे पर बूंद गिरती है, गर्म तवे पर कोई पानी की बूंद गिरी तो वहीं सिकुड़ जाती है, उसी से संबंधित ये प्राणायाम है कि जहाँ आपका श्वास है, चाहे वो अंदर है या बाहर है या कुछ अंदर है या बाहर है, उसको वहीं रोक देना और वहीं होल्ड करना, मैक्सिमम लेवल तक होल्ड करना, 1 मिनट तक जितना भी आप कर सकते हो। और उसके बाद जब आपसे श्वास ना रुके तो चाहे आपको अंदर लेना है चाहे बाहर लेना है, उस श्वास को आप ले सकते हैं। देखिए, चाहे इसका अभ्यास कैसे करेंगे आप, 10 तक काउंटिंग कीजिए। नॉर्मली जहाँ पर भी हो आप वहीं की वहीं अपने श्वास को रोक देंगे, कोई बंद इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है।
लगाना चाहें तो आप मूल बंद तो इसमें लगा सकते हैं, लेकिन उद्यान बंद, जालंधर बंद, क्योंकि ना तो हमारा श्वास पूरा बाहर है ना श्वास अंदर है, लेकिन रोकने के लिए आप अपने नासिका छिद्रों से, हाथों से, उंगलियों से बंद कर सकते हैं। इस अभ्यास को जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो देने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं। चौथा प्राणायाम है विषाक्षेपी प्राणायाम। इस प्राणायाम में हम क्या करेंगे कि ये बाह्यावृत्ति प्राणायाम और अभ्यंतर प्राणायाम दोनों का मिश्रित रूप है। विषाक्षेपी प्राणायाम में क्या करते हैं कि आपने पहले अभ्यंतर प्राणायाम किया, श्वास को अंदर भरा, श्वास को अंदर भरने के पश्चात आपने यहाँ बंद लगा लिया, जालंधर बंद, और उसको रोका। जब आपका ये हुआ कि अब प्राण नहीं रुक रहा है, प्राण बाहर निकलेगा, तो उसके बाद आपने फिर से श्वास और अंदर भरा, बाहर नहीं निकालना है सांस को, हमें अंदर ही लेना है बार बार, 3-4 बार। और जब वो श्वास ना रुके फिर हम बंद को हटा के श्वास को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के पश्चात क्या करना है, जब हमने यहाँ से हमारा उद्यान बंद लगा लिया, मूल बंद लगा लिया, श्वास पूरा बाहर है, उसके बाद शरीर कहेगा कि श्वास को अंदर लेना चाहिए, तो हमें अंदर नहीं लेना, इनहेल नहीं करना और सांस को बाहर निकालना है। जो फेफड़ों में थोड़ी सी ऑक्सीजन बची हुई है उसको भी बाहर निकालना है। फिर से थोड़ी देर पश्चात 5 सेकंड बाद शरीर कहेगा कि अब श्वास अंदर लेना चाहिए, प्राण निकलने वाला है, तब हमें क्या करना है, एक बार और अपनी ताकत को इकट्ठा करके उस श्वास को बाहर निकालना है। ऐसे 3-4 बार धक्के से श्वास को बाहर निकालना है। कोशिश करनी है सांस को रोके रखना है। इसमें जितना देर आप कुंभक लगाओगे उतना ही आपके जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं, उनमें से विषाणुओं का नाश होगा। जब उन विषाणुओं को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो अपने आप ही मर जाते हैं, ऐसा विज्ञान बोलता है। तो इस प्राणायाम का अभ्यास हम एक बार और करेंगे, एक बार करते हैं, देखिए। पहले 3 प्राणायाम का अभ्यास करने के पश्चात इस प्राणायाम के अभ्यास क्रम में हम आते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम विद्यार्थियों के लिए, हर उम्र का व्यक्ति इसको कर सकता है। आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है उसको ये बढ़ाता है, तनाव मुक्त करता है, आपके शरीर का जो शारीरिक लाभ है वो तो इससे होता ही होता है। इन 4 प्राणायामों के अलावा भी एक प्राणायाम को उल्लेख आता है। उस प्राणायाम का जो है समवृत्ति प्राणायाम नाम है। समवृत्ति कैसे करते हैं, इस प्राणायाम का अभ्यास भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, रोगी व्यक्ति भी कर सकता है और निरोगी व्यक्ति भी। क्या करना है समवृत्ति प्राणायाम में कि इसका जो क्रम है, क्रम होता है हमारा पूरक, कुंभक, ऋज। तो इसका जो समय है वो इसमें सम रहेगा। सम मतलब समान रहेगा। अगर हम 8 की संख्या में 8 की गिनती तक सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो 8 की गिनती तक ही उसको रोकना है और 8 की गिनती तक ही उस श्वास को बाहर निकालना है। फिर 8 की गिनती तक बाहर रोकना है, बाह्य कुंभक करना है और फिर 8 की गिनती में अंदर लेना है। अब देखिए कि अब मैं आपको जब डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ तो या तो मैं श्वास लूँगी या फिर काउंटिंग करूँगी। तो आप अपने उसमें काउंटिंग करके देखिए कि 8 सेकंड तक मैं मन में काउंटिंग करूँगी। 8 सेकंड तक लिया सांस दोनों नाकों से, दोनों नासिका छिद्रों से, 8 सेकंड तक रोका और फिर 8 सेकंड में ही इनहेल किया। ये इसका एक चक्र पूर्ण हुआ। आप ऐसे अपने सामर्थ्य अनुसार, आपका जो सामर्थ्य है, अपनी चक्र कर सकते हैं इस समवृत्ति प्राणायाम के। एक बात ध्यान देना कि जब भी आप प्राणायाम करो, आप श्वास प्रश्वास करते हो तो उसको नाक से तो लेंगे, हम नासिका छिद्रों से लेंगे, लेकिन यहाँ उस हवा का अनुभव नहीं होना चाहिए। हवा का अनुभव है जो आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, वो यहाँ गले में होना चाहिए, जिससे आपके गले की जो पूरी ट्रैकिया है, इस कैनाल की शुद्धि भी इस प्राणायाम के द्वारा होती है। तो सांस जब भी आप लोगे तो जो उसका अनुभव है, फीलिंग है, वो यहाँ आपके थ्रोट में आनी चाहिए। ये था प्राणायामों का अभ्यास।
अब हम आगे कुछ मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। तो मुद्रा क्या है? ये भी एक योगिक क्रियाएं हैं। अगर आप भारतीय संस्कृति में देखें तो जो इंडियन क्लासिकल डांस थे वो सब हस्त मुद्राओं के थे। हाथों की अलग अलग पोजीशंस, आंखों की अलग अलग जो स्थिति थी वो बनाई जाती थी, वो भी एक विज्ञान ही था। तो हठ योग प्रदीपिका में कुल 10 मुद्राओं का वर्णन है, जिसमें आपके 4 बंध और 6 मुद्राएं हैं। घेरण संहिता में आपका 25 मुद्राओं का वर्णन है, जिनमें से हम कुछ मुद्राओं का अभ्यास अभी यहाँ पर करेंगे। मुद्रा में जब आप करोगे तो इसको भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, निरोगी भी और रोगी भी। इसका किसी भी उम्र के व्यक्ति इस अभ्यास को कर सकते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, अपने आप को तनाव से मुक्त करने के लिए, क्रोध को शांत करने के लिए, जो व्यक्ति में क्रोध होता है, भय जो होता है, जिससे उसको डर लगता है, इन सब को शांत करने के लिए मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। देखिए, जो रोग मनुष्य शरीर में होता है वो होता है कि जब हमारे शरीर में जो 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। 5 तत्व ही प्रकृति में विद्यमान है। कौन कौन से हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। ये जो 5 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से हमारे जो 5 तत्व हैं, ये अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, इन जब 5 तत्वों में असमानता हो जाती है तो शरीर में रोग आता है। अब देखिए, जो प्रकृति है, जिस मात्रा में ये 5 तत्व प्रकृति में है, उसी मात्रा में मानव रूपी शरीर में है। उदाहरण के तौर पे जो प्रकृति है, जो पृथ्वी है, उस पर जल है 3/4 हिस्से में है। तो हमारे शरीर, जो हमारा शरीर बना है, इसका भी 3/4% है जो वो जल का बना हुआ है। अब इन्हीं 5 तत्वों को सम कर देना ही मुद्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। मुद्रा का जो प्रयास है वो इसी में रहता है कि इन 5 तत्वों को सम किया जाए, जिससे रोग का निवारण हो सके। हम पहली जो मुद्रा करेंगे वो करेंगे संभवी मुद्रा। संभवी मुद्रा में क्या है? विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है कि आपकी जो तीसरी आंख जिसको बोलते हैं, यहाँ पर जहाँ आप तिलक लगाते हो, टीका लगाते हो, यहाँ पर आपको ध्यान को केंद्रित करना है। आंखों की भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज इससे होगी। यहाँ पे जब आप ध्यान को यहाँ देखना है, संभवी मुद्रा का अभ्यास आंखें बंद करके भी हो सकता है और आंखें खोल के भी। योगी लोग इसको आंखें बंद करके करते हैं, ध्यान वो लगाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, समाधि में चले जाते हैं, लेकिन हम सभी इसका आंखें खोलकर अभ्यास करेंगे। और यहाँ भ्रुकुटी के मध्य में आप लगातार देखने का प्रयास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए, वहीं लगातार देखते रहिए जब तक आप देख सकते हैं। 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट या उससे ज़्यादा। ये होती है आपकी संभवी मुद्रा। आँखों की एक्सरसाइज होती है, इससे कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपका बढ़ता है, तनाव से मुक्ति मिलती है। जब आँखें दर्द करने लगे तो आँखों को बंद कीजिए और थोड़ी देर उसी आसन में बैठिए। इस मुद्रा का अभ्यास आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं शुरू में। दूसरी मुद्रा है आपकी नासिकाग्र दृष्टि या अगोचरी मुद्रा। बिल्कुल संभवी मुद्रा की तरह है, लाभ भी इसके वैसे ही हैं, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। तो नासिकाग्र दृष्टि मतलब ये जो आपका नाक है, नासिका नाक को बोलते हैं, इसका जो अग्र भाग है, ये इस पर आपको ध्यान को केंद्रित करना है, आँखों को ध्यान को केंद्रित करना है। देखिए, जो भी हमारा मन सोचता है उसका आँखों से हमारा सीधा संबंध है। हमारी आँखें जो देखती हैं, मन उसकी तरफ सोचना शुरू कर देता है। तो कंसंट्रेशन करने के लिए आंखों को जब हमने यहाँ केंद्रित कर दिया तो हमारे मन ने भागना इधर उधर बंद कर दिया और वो एक जगह रुका। मन को रोकने का काम हमारा जो प्राणायाम और मुद्राएं ये करते हैं। तो नासिकाग्र दृष्टि और अगोचरी मुद्रा में ध्यान को यहाँ जो आपकी नेजल टिप है, ये नाक का अग्रभाग है, यहाँ केंद्रित करेंगे। यथासंभव वहीं लगातार देखते जाइए। एक त्राटक का रूप भी इसमें सम्मिलित हो जाता है कि आंखों की शुद्धि के लिए, नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए, जो आंखों से पानी आता है, सेम वही आपका कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, ध्यान के लिए इस मुद्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। जब तक संभव हो सके आप इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए और जब ना रुके तो आंखें बंद करके आंखों को थोड़ा सा विश्राम दीजिए। इसके भी आप अभ्यास 4 से 5 मिनट या जब तक आपका सामर्थ्य हो आप कर सकते हैं। कोई इसका नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। तीसरी है आपकी खेचरी मुद्रा, जिसको मुद्राओं का राजा बोला जाता है। हालांकि एक उत्तम कोटि का अभ्यास है, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि आप भी जो इसका छोटा लेवल है उसका अभ्यास हम कर सकते हैं। खेचरी मुद्रा में क्या होता है कि जो हमारे गले के रोग हैं, इनका निवारण होता है। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारे ट्रैकिया, यहाँ पर संबंधित जितने भी रोग हैं, कफ है, उन सब का जो निवारण है इस खेचरी मुद्रा के अभ्यास से होता है। और भूख प्यास की जो ललस होती है उसको ये मुद्रा खत्म करती है कि जैसे प्यास के मारे कोई मरा जा रहा है, तो योगी लोगों को भूख प्यास कम इसी वजह से लगती है कि उनका खेचरी मुद्रा का अभ्यास ज़्यादा होता है। इसमें क्या करना है, जो आपकी जिह्वा है, जीभ, इसको मोड़ के ऊपर पीछे ऐसे तालू की तरफ यहाँ लगाना है, यहाँ पे लगा के, और साथ में आप बंधों का प्रयास भी कर सकते हैं, मूल बंद कर सकते हो। देखिए, खेचरी मुद्रा के अभ्यास को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे हम मुद्रा करेंगे उसमें भी हम इस मुद्रा को जोड़ेंगे।
खेचरी मुद्रा में आपने जब जीभ को ऊपर मोड़ के ऐसे करके लगाया, और चाहो तो आप यहाँ पे जालंधर बंद भी लगा सकते हो और यथासंभव उसे रोकिए। जो ज्यादातर मुद्राएं करते हैं हम उसमें ये देखते हैं कि हमें कोई कष्ट अनुभव ना हो, लेकिन खेचरी मुद्रा में आपको जिह्वा को ऊपर मोड़ के इतना पीछे तक लेके जाना है कि आपको खुद असहज महसूस होने लगे। तो जो अगली मुद्रा है वो है हमारी काकी मुद्रा। बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा विद्यार्थियों के लिए, खासकर आपके पढ़ाई में अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं होता तो इस मुद्रा को आप अपनी दैनिकचर्या में सम्मिलित कीजिए। काकी मुद्रा में क्या करना है कि आपकी जीभ तो रिलैक्स रहेगी, उसको आप शांत छोड़िए। होठों से आप काक जो होता है, कौवा होता है जो, उसकी चोंच जैसे बनती है, होठों से आप वैसे अपने मुंह से चोंच बनाएंगे और उससे आप श्वास लेंगे, उससे इनहेल करेंगे। कौवे की जो उम्र होती है, लाइफ होती है, वो लंबी होती है। तो काकी मुद्रा का अभ्यास अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, इस पर्पज से भी किया जाता है। और दूसरा जो इसका लाभ है, आपके जो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है उनकी एक्टिविटी को ये बढ़ाता है, उनकी एक्टिविटीज़ को ये रेगुलेट करती है। ये मुद्रा का अभ्यास आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी ये कारगर साबित हुई है, उसमें भी ये लाभदायक है। तो काकी मुद्रा का अभ्यास हम करेंगे। देखिए, जीभ को रिलैक्स छोड़ के होठों से आप कोई जैसी चोंच बना के उससे इनहेल करेंगे। इनहेल करने के बाद आपने जालंधर बंद लगाया, जितना आपका सामर्थ्य है उतना आपने सांस को अंदर रोका, और जब सांस बाहर निकलने को हो तो आप दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास को एक्सहेल कर देंगे। इसका जो दूसरा रूप है प्रैक्टिस करने का वो ये भी है कि जब आप सांस ले रहे हो तो आप मुंह से, जब होठों से आपने चोंच बनाई उससे आप इनहेल कर रहे हो तो उस टाइम आप नाक को ऐसे बंद कर सकते हो। ऐसे नाक को अंगूठों से बंद किया और फिर मुंह से सांस लिया। ये था आपका काकी मुद्रा का अभ्यास। आपकी नेसल से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी फेस मसल्स को टोन करता है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रैकिया जो आपका ये कैनाल होती है, इन सब की प्रॉब्लम्स को भी आपकी काकी मुद्रा के द्वारा दूर किया जा सकता है। विशुद्धि चक्र को ये मुद्रा जागृत करती है। अब हमारा मुद्राओं का अभ्यास हो गया, प्राणायाम का अभ्यास हुआ। अब हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम करेंगे। उससे पहले आपको बताऊं कि जो सूर्य नमस्कार है, पूर्ण सूर्य नमस्कार में 24 स्टेप्स होते हैं, 24 जो 24 स्टेप्स होते हैं, और अर्ध सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स। एक बार हम सीधे पांव से करेंगे जो कुछ आसन है, और फिर दूसरे चक्र में जब वो 12 स्टेप्स पूरे हो जाएंगे तो दूसरा जब पूर्ण सूर्य नमस्कार करने के लिए उन्हीं स्टेप्स को हम अपने जो लेफ्ट लेग है, बायां जो पैर है, उससे करेंगे। तो टोटल 24 स्टेप्स हो गए पूर्ण सूर्य नमस्कार चक्र में। और आसन की बात करें तो सूर्य नमस्कार में 7 आसन होते हैं। इन आसन को हम एक एक करके अभी अभ्यास के तहत करेंगे, देखिएगा। पहला जो सूर्य नमस्कार का आसन है वो है नमस्कार आसन। आप हाथों को खींचते हुए और सांस अंदर भरते हुए नमस्कार की मुद्रा में आएंगे। ये है पहला आसन। दूसरा आसन है हस्तोत्तानासन। दोनों हाथ पीछे जाएंगे, आप कानों के साथ सटके, और आपका शरीर भी पीछे जाएगा। ये देखिए। तीसरा आसन है हस्तोपादासन। आप नीचे झुकेंगे, दोनों हाथ आपके पैर की साइड में रहेंगे। अब आप एक चीज ध्यान देना, जब आपने हाथों को एक बार जमीन पर रख दिया तो सूर्य नमस्कार के बाकी के चक्र में हाथ वहीं रहेंगे जब तक कि आप वापस से इसमें 11 नंबर जो पोज है इसमें नहीं आएंगे, हस्तोत्तानासन। आपने हाथ यहाँ दोनों पैरों की साइड में रखिए और कोशिश कीजिए अपने सिर को, अपने माथे को अपने घुटनों से टच करने के लिए। घुटने आपके सीधे रहेंगे, हस्तोपादासन। तीसरा जो आसन, इसके बाद जो चौथा आसन है वो है अश्व संचालन आसन। जैसे हम घोड़े को चलाते हैं उसमें आप अपने सीधे पांव को पीछे लेके जाइए, दोनों हाथ वहीं की वहीं हैं, हाथ नहीं हिलेंगे। शरीर को आगे लाइए, और अगर आप चाहे तो पिछला जो घुटना है आपका सीधे पांव का, उसको जमीन पे लगा सकते हैं। घोड़े को संचालन करने की जो मुद्रा है, इसलिए इसको बोलते हैं अश्व संचालन आसन। अगला आसन आपका पर्वतासन। जो आपका बायां पैर है इसको आप पीछे ले जाइए
एड़ियां जमीन पर लगाइए और कोशिश कीजिए अपने सिर को अपने घुटनों की तरफ धक्का देने की जितना पीछे जा सकते हैं। अगला आसन अष्टांग नमस्कार आसन। अष्टांग आसन, जब इसमें आप अष्टांग आसन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपके शरीर के जो 8 हिस्से हैं वो जमीन पर लगेंगे। 2 आपके पंजे हुए, 2 आपके घुटने, एक आपका वक्षस्थल, आपका गर्दन, 2 आपके हाथों और एक आपकी ठोड़ी, हिप आपके बीच में से उठे रहेंगे। अगला आसन भुजंगासन। पूरे शरीर को आगे से उठाइए, पैर पंजे खिंच जाएंगे, नाभि प्रदेश तक आपको उठाना है। कुछ इसको इस पोजीशन में भी करते हैं, लेकिन ये पोजीशन ज्यादा होता है। इसके बाद पुनः 8वां जो आसन आएगा वो पर्वतासन। फिर से अश्व संचालन आसन। सीधा पांव ही आगे आएगा, दायां पांव ही आगे आएगा, वहीं आएगा जहां वो पहले था, दोनों हाथों के बीच में, और अश्व को संचालन करने की मुद्रा। अगला हस्तोपादासन। दोनों हाथ वहीं साइड में और सिर को घुटनों से लगाइए। देखिए मेरे हाथ वहीं थे जहां शुरू में थे, अब वो उठेंगे। हस्तोत्तानासन और आखिरी नमस्कार आसन। ये 12 आसन हुए। जो क्रम हमने सीधे पांव से किया था, इसी क्रम को हम अपने उल्टे पांव से करेंगे। देखिएगा, अब हम इसका अभ्यास म्यूजिक के साथ करेंगे। अभ्यास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हस्तोत्तानासन, हस्तोपादासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, हस्तोपादासन, हस्तोत्तानासन, नमस्कार। सूर्य नमस्कार का अभ्यास सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, क्योंकि इसमें हम कई आसनों का, हमारे शरीर की जो मोटी मोटी एक्सरसाइज है, सारी मसल्स की वो हो जाती है। हमारा जो कटी प्रदेश, जो सारी बीमारियों का जड़ हमारा पेट है, उसकी एक्सरसाइज, उसका व्यायाम इस सूर्य नमस्कार के अभ्यासों के द्वारा हो जाता है। तो हम सभी को अपनी दैनिक दिनचर्या में करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति, जैसे मैंने बताया था, प्राणायाम और क्रिया वो कोई भी रोगी निरोगी व्यक्ति कर सकता है, जो मैंने आज बताया। लेकिन ये सूर्य नमस्कार अगर किसी को बैक पेन है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैक पेन में हम आगे झुकने वाले आसन नहीं करते हैं। या किसी को हृदय से संबंधित बीमारी है तो वो, जैसे मैंने अभ्यास थोड़ा तीव्र गति से किया था, आप इस अभ्यास को धीमी गति से काउंटिंग के साथ कर सकते हैं। ये जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का योगदान था, उसी में हमारा छोटा सा योगदान, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। आप इससे ज़रूर लाभ उठाएंगे और संगठन द्वारा मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। अंत में हम शांति पाठ के द्वारा अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। ओम दौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति ओषधयाः शांति वनस्पतये शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांति श्यामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमस्ते, जय हिंद।